साथियों, यदि किसी देश के वंचित समाज को अपना इतिहास जानना हो तो सबसे सरल तरीका उसके लिए यह है कि वह अपने महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करे। उसके महापुरुषों ने कौन से ऐसे कार्य किए, समाज को ऐसा कौन सा योगदान दिया जिसके वजह से समाज उनको महापुरुष मानता है। यदि वह उन कार्यों को जान जाता है तो निश्चित रूप से अपने इतिहास के बारे में भी उसे कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। भारत का जो वंचित समाज है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, इस वंचित समाज में पैदा हुए जो महापुरुष हैं उन पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो एक बड़ा नाम उभर कर सामने आता है, वह है साहू महाराज का। कोल्हापुर के शासक साहू महाराज। साहू महाराज जो शिवाजी के वंशज थे। आज उनका जन्मदिन है। 26 जुलाई 1874 के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसलिए साहू महाराज को नमन करते हुए आज मैं साहू महाराज के सामाजिक योगदान के बारे में अपने विचार आप सबके सामने रखूंगा। साथियों, ये यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या कोई ऐसा राजा हो सकता है कि जो राजसी सोच का ना हो, सामाजिक न्याय के प्रति उसका कमिटमेंट इतना ज्यादा हो कि उस कमिटमेंट की तुलना यदि हम आज 21वीं सदी के जो प्रगतिशील विचारक हैं उनके साथ करें तो वो आज के जो 21वीं सदी के प्रगतिशील विचारक उस राजा के सामने बौने नजर आए। ऐसा राजा यदि कोई था तो वह केवल साहू महाराज थे। उनकी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता इतनी अधिक थी कि आज के युग के जो भी प्रगतिशील विचारधारा वाले नायक माने जाते हैं वो साहू महाराज के सामने इस क्षेत्र में बौने नजर आएंगे। साथियों, साहू महाराज ने जब कोल्हापुर सियासत की बागडोर संभाली तो उस समय एक ओर तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था तो दूसरी ओर समाज में ब्राह्मण सही जोर शोर से क्रियाशील थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय भारतीय नवजागरण के नायक समाज में सामाजिक सुधार का कार्य कर रहे थे। लेकिन ऐसे तमाम सामाजिक सुधारों के बावजूद, अंग्रेजों के कानूनों के बावजूद इस देश का जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, वह वर्ण व्यवस्था की चक्की में पिसा जा रहा था। और सबसे खराब स्थिति इस देश के दलित समाज की थी, जो उस समय अस्पृश्य समाज कहलाता था, जिसको कि छूने से भी लोग परहेज करते थे। जानवरों से भी बदतर स्थिति इस समाज की थी। साहू जी ने इस अस्पृश्य समाज की दशा में बदलाव लाने के लिए कार्य करने प्रारंभ किए। उन्होंने 4 स्तरों पर ये कार्य किए। पहला, इस समाज के लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था करी। दूसरा, इस समाज से उन्होंने सीधा संपर्क किया, उनकी क्या समस्या है उनको जानने के लिए उन्होंने उनसे सीधा संपर्क किया। और तीसरा, प्रशासनिक पदों पे उन्होंने अस्पृश्य समाज के जो शिक्षित व्यक्ति थे उनको नियुक्त करना प्रारंभ किया। और चौथा, उनके हित में कानून बनाकर उनकी हिफाजत करने का प्रयास किया। उनके लिए शिक्षा की ओर के लिए जहां ढेरों स्कूल खोले, वहीं दूसरी ओर उनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अपने आदमी उनके घर घर भेजकर उनको शिक्षा का महत्व समझाया। उनकी फीस माफ करी, उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था करी और एक राज्यादेश जारी करके उन्होंने अस्पृश्य समाज को सार्वजनिक स्थलों पर आने जाने की छूट दी। क्योंकि उस समय अस्पृश्य समाज को सार्वजनिक स्थल पर आने जाने की पर पाबंदी थी, तो उस पाबंदी को उन्होंने एक राज्यादेश के द्वारा हटा दिया और इसका विरोध करने वालों को अपराधी घोषित किया और उनके लिए दंड की व्यवस्था करी। दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने एक कार्य और भी किए। 2 कुप्रथाएं दलितों के लिए बहुत ही शोषणकारी थी। एक थी बलूतेदारी प्रथा और दूसरी वतनदारी प्रथा। बलूतेदारी प्रथा में वंचित समाज, बहुजन समाज, जिसमें SC OBC दोनों आते हैं, उनकी बहुत सी जातियों को शामिल किया गया था और उनको एक जाति के आधार पर कर्म करने के लिए विवश किया गया था। उनके कुछ कार्य निश्चित कर दिए गए थे, जैसे कि नाई समाज है, नाई वो बाल तो काटेगा, इसके अलावा कुछ और भी शादी ब्याह के समय या कुछ अन्य सामाजिक परंपराओं के समय उनके कुछ कार्य निश्चित किए गए थे।
इसी प्रकार विभिन्न जातियों के कार्य निश्चित किए गए थे और उनको उन कार्यों करने के लिए बाध्य किया जाता था। बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। साल में 1 या 2 बार उनको सामंत अनाज दे दिया करते थे। साहू महाराज ने इस बलूतेदारी प्रथा का 1917 में खात्मा कर दिया एक आदेश के द्वारा। इसी प्रकार दूसरी जो प्रथा थी जिससे अस्पृश्य समाज, खासतौर पर अस्पृश्य समाज बहुत अधिक पीड़ित था, वह थी वतनदारी प्रथा। वतनदारी प्रथा के तहत अस्पृश्य समाज को जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और उस जमीन के टुकड़े के बदले में पूरा गांव उससे मुफ्त सेवाएं लेता था। महाराष्ट्र का महार समाज इतना अधिक पीड़ित था और सबसे अधिक उसको इसका दुख झेलना पड़ा था कि ये वतनदारी प्रथा प्राय महार वतन के रूप में भी जिक्र इसका किया जाता था। साहू महाराज ने इस वतनदारी प्रथा का अपने राज्य में 1918 में एक राज्यादेश के द्वारा खात्मा कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस वतनदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन साहू महाराज पहले राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में इस वतनदारी प्रथा को समाप्त किया। साथियों, साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर से भी लगातार संपर्क में थे। उन्होंने उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, उनकी आर्थिक मदद की थी और साहू महाराज ने 1920 में मनवाड़ में अस्पृश्य समाज की एक विशाल सभा में सगर्व घोषणा करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को अंबेडकर के रूप में एक मुक्तिदाता मिल गया है। यह मुक्तिदाता, मुझे पूरा विश्वास है कि यह मुक्तिदाता तुम्हारी गुलामी की बीड़ियां काट डालेगा। साथियों, साहू महाराज में जो सामाजिक प्रतिबद्धता थी, सामाजिक न्याय के प्रतिबद्धता थी, शोषितों पीड़ितों के प्रति जो उनके अंदर न्याय करने का जो जज्बा था, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उनके दिल में पहले से रहा होगा। लेकिन एक घटना एक ऐसी है जिसका आज मैं जिक्र करना उचित समझता हूं, जिसके वजह से वो उनके अंदर का जो सामाजिक न्याय का जो जज्बा था वो उभर कर बाहर आ गया। वह एक घटना ऐसी थी जिसका मुख्य कारण उनका राजपुरोहित था। साहू महाराज प्रायः किसी विशेष अवसर पर नदी में स्नान करने जाते थे और प्राचीन परंपरा के अनुसार उनका राजपुरोहित, जब वे नदी में स्नान करते थे, उनका राजपुरोहित प्राचीन परंपरा के अनुसार उस समय वेदों के मंत्र पढ़ा करता था। एक दिन स्नान करने के बाद साहू महाराज ने अपने राजपुरोहित से पूछा कि जब मैं ये डुबकी लगाता हूं तो तुम जो मंत्र पढ़ते हो वह वेदों के पढ़ते हो ना, कौन से वेद में लिखे हुए हैं? तो उस राजपुरोहित ने कहा, आप ये सोचिए कितने अचंभे की बात है, वो राजपुरोहित जो कि उस राजा का एक एम्प्लॉय था, एक नौकर था, उससे वेतन लेता था, उसने राजा को, साहू महाराज को जवाब दिया कि मैं वेदों के मंत्र नहीं पढ़ता हूं। जब आप नहाते हो, डुबकी लेते हो, तो मैं पौराणिक ग्रंथों के मंत्र पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मंत्र क्यों नहीं पढ़ते हो? तो राजपुरोहित ने कहा, क्योंकि वेद मंत्र शूद्र के सामने नहीं पढ़े जाते हैं और आप भले ही राजा हो लेकिन आप शूद्र हो, और शूद्र शासक भी बन जाए तब भी शूद्र ही रहता है, इसलिए आपके सामने वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं। ये सनातन धर्म का अपमान होगा। इसलिए सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार मैं आपके सामने पौराणिक ग्रंथ जो दूसरे हैं उनके मंत्र पढ़ देता हूं, लेकिन वेद मंत्र आपके सामने नहीं पढ़ता हूं, ना ही मैं पढ़ सकता हूं, क्यों ये मेरे धर्म की आज्ञा है कि मैं शूद्र के सामने वेद मंत्र ना पढ़ूं। इस बात पर काफी वाद विवाद हुआ। साहू महाराज ने उस राजपुरोहित को आदेश दिया कि मैं दोबारा नदी में नहाने जा रहा हूं, तुम वेद मंत्र पढ़ो, लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में साहू महाराज ने उस राजपुरोहित को राजपुरोहित के पद से हटा दिया, तो वह राजपुरोहित अदालत में चला गया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको आज के हिंदुत्ववादी गर्व के साथ अपना आदर्श मानते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक, उन बाल गंगाधर तिलक ने उस पुरोहित का केस अंग्रेजी अदालत में साहू महाराज के विरुद्ध लड़ा। साथियों, ये बड़ी घटना थी। इस घटना का मुख्य
महत्व तो ये है कि इस घटना के बाद साहू महाराज के अंदर जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए जो न्याय का एक जज्बा था वह फूट पड़ा, और उसी दिन से उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वह इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आजीवन लड़ते रहेंगे। साथियों, इसी प्रकार से साहू महाराज के जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका आज मैं जिक्र करना उचित समझता हूं। साथियों, साहू महाराज के समय में जिस प्रकार से देश के विभिन्न भागों में जातिवादी भेदभाव अपने चरम पर था, उसी प्रकार कोल्हापुर रियासत में भी ये किसी भी तरीके से कम नहीं था, वहां भी अपने चरम पर था। और साहू महाराज ने इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए बहुत सारे रचनात्मक रास्ते अपनाए। वो केवल भाषण देने की मिसाल कायम नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो काम करके दिखाना चाहते थे। ऐसे ही बहुत सारे कामों में जो एक बहुत बड़ा कार्य है जिसकी वजह से अक्सर साहू महाराज को याद किया जाता है, वह उनके द्वारा कोल्हापुर रियासत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत करने का। समाज का जो ठेकेदार वर्ग है उसका बहुत विरोध था, लेकिन साहू महाराज ने उस विरोध की परवाह न करते हुए 26 जुलाई 1902 के दिन अपने राज कोल्हापुर में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 50% पद पिछड़े समाज के लिए आरक्षित कर दिए, जिसमें कि अस्पृश्य समाज भी शामिल था। साहू महाराज उस समय इंग्लैंड गए हुए थे। अब सोचिए कि कोई राजा इंग्लैंड गया हुआ है, अंग्रेज सरकार ने बुलाया हुआ है, तो वो तमाम कार्यों में व्यस्त होगा, लेकिन साहू महाराज इंग्लैंड में रहते हुए भी अपनी शोषित वंचित प्रजा के बारे में सोच रहे थे, और उसी में उनके दिमाग में विचार आया कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरियों में भी इस वंचित समाज को आरक्षण देना है। और उन्होंने वहीं से एक आदेश जारी करके कोल्हापुर रियासत में शासन प्रशासन के विभिन्न पदों में 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए, जिसमें कि अस्पृश्य समाज भी शामिल था। साथियों, वैसे तो इस देश में आरक्षण व्यवस्था तब से लागू है जब इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था भी एक प्रकार की आरक्षण व्यवस्था है जो कि इस देश के सारे अधिकार, संसाधनों पर सारे अधिकार, संपत्ति पर सारे अधिकार, हर प्रकार का अधिकार, यहां तक कि सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार इस देश के 15% जनसंख्या वाले वर्ग के लिए करता है। 85% जनसंख्या वाले बहुजन समाज को इस वर्ण व्यवस्था रूपी आरक्षण में कोई स्थान नहीं दिया गया, उनके लिए सिर्फ अपमान ही सुनिश्चित किया गया। इस 85% जनसंख्या वाले बहुजन समाज को आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया वह पहली बार साहू महाराज ने किया, इसीलिए उन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। और साथियों, यही एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह भी दिखाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और उन्होंने इस देश के वंचित समाज के लिए जो आरक्षण किया, उसका यदि कोई आधार उससे पहले कहीं मिलता है तो वह साहू महाराज द्वारा दिया हुआ आरक्षण ही था। तो साथियों, इसी प्रकार एक और घटना है जो साहू महाराज के अंदर जो अस्पृश्य समाज के लिए भी कितनी दयालुता थी उनके दिल में, इस बात को दर्शाता है। और कितना वो सम्मान देते थे, उनके अंदर कोई जात के आधार पर कोई छुआछूत नहीं थी, भेदभाव नहीं था। वह पूरी तरीके से, वो केवल ये नहीं कहा जा सकता कि वो केवल जो शूद्र समाज था, जो कि सछूत था, जिसको कि आज ओबीसी कहते हैं, उन्हीं के साथ उठते बैठते थे। उनके दिल में जो इंसानियत की जो भावना थी, वह उस समय का जो अस्पृश्य समाज था, आज जो दलित कहलाता है, उसके लिए भी कूट कूट कर वह इंसानियत की भावना भरी हुई थी। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है गंगाराम कांबले के मामले में। गंगाराम नाम का एक व्यक्ति, अस्पृश्य समाज का एक व्यक्ति, साहू महाराज के यहाँ साइज का काम करता था। एक दिन जब साहू महाराज कहीं बाहर गए हुए थे तो गंगाराम नाम के उस व्यक्ति ने दलितों के लिए वर्जित पानी की टंकी को छू लिया, जिसके वजह से साहू महाराज के दूसरे नौकर इतने खफा हुए कि उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जब साहू महाराज वापस आए
और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्होंने गंगाराम को बुलाया और गंगाराम ने अपने जब हिचकियां लेते हुए रोते हुए अपनी पीठ पर पड़े कोड़े और चाबुकों के निशान दिखाए तो साहू महाराज आग बबूला हो गए और उन्होंने उसी समय उन नौकरों को बुलाया और चाबुक से उन नौकरों के सबके सामने वहीं पे पिटाई करी, बुरी तरह पिटाई करी। और बाद में गंगाराम को प्रेम पूर्वक थपथपा कर उसे अपनी नौकरी से आजाद किया, उसे पैसा दिया और उसे कहा कि तुम अपना खुद का धंधा करो और हर संभव मदद करने का आगे भी आश्वासन दिया। गंगाराम कांबले ने सत्य सुधारक नाम से एक होटल खोला। लेकिन आप साथियों सोचिए जी, जिस समय एक दलित के छूने से पानी रखा हुआ बर्तन उसने छू लिया तब उसकी इतनी पिटाई हो गई थी, तो उसके होटल में चाय पीने कौन जाता, खाना कौन खाने जाता। लेकिन साहू महाराज ने यह काम खुद किया। वह हर रोज सुबह के टाइम अपनी घोड़ा गाड़ी में जाते और वहां घोड़ा गाड़ी गंगाराम के होटल के सामने रोककर बहुत जोर से चिल्लाकर उसको आवाज लगाते और कहते चाय लेकर आ, और वो सबके सामने चाय पीते। अब सोचिए कि वो खाली खुद ही चाय नहीं पीते, उनके साथ जितने भी लोग होते थे या किसी भी जात के होते हो, उन्हें उनके साथ गंगाराम के होटल की चाय पीनी पड़ती। गंगाराम कांबले के साथ जो साहू महाराज का इस विशेष प्रकार का संबंध था, वह आज भी जो आज के राजा हैं उनके लिए, आज के जो राजशाही तो खत्म हो गई, मेरा कहने मतलब जो आज के जो राजनेता हैं जो अपने को राजा समझते हैं, उनके लिए एक सबक है, एक सबक की नहीं कहेंगे, उनके लिए एक थप्पड़ है कि आज आप देखिए कि जब कभी दलितों के यहाँ खाना खाने का एक नाटक रचा जाता है तो हमारे मंत्री, बड़े बड़े राजनेता बाहर से खाना पैक करा के ले जाते हैं और वहां पर बाहर से प्लेट तक लेके जाते हैं और वहां खाना खाने का नाटक करते हैं। लेकिन साहू महाराज इस आज से 100 साल से भी अधिक समय पहले गंगाराम कांबले नामक दलित के होटल में खुलेआम चाय पीते थे और उन्होंने उसका पूरा सपोर्ट किया। अपने साथ के लोगों को, समाज के लोगों को, अपने कोल्हापुर के लोगों को उनको समझाने का प्रयास किया कि तुम्हें ये छुआछूत से ऊपर उठना चाहिए और अगर तुम छुआछूत को नहीं मानते हो तो गंगाराम कांबले के यहाँ जाकर चाय पियो। और गंगाराम कांबले को कहा कि इस तरह के जितने भी लोग आए उनसे तुम एक रजिस्टर रखो, उनसे साइन करवाओ, उनके नाम लिखो, जिससे ये पता चले कि मेरे समाज में, मेरे रियासत में इस जाति व्यवस्था के विरोध में किस प्रकार की जागरूकता आ रही है और किस स्तर तक वह जागरूकता आ रही है। साहू महाराज का एक चित्र आज भी कोल्हापुर के साहू स्मारक भवन में लगा हुआ है, जिसमें साहू महाराज को गंगाराम कांबले के हाथों चाय लेते हुए दिखाया गया है। साहू महाराज का यह योगदान साथियों इतना विशाल है कि निकट के इतिहास में, आज के राजनेताओं को तो छोड़ दिए, निकट के इतिहास में भी आपको ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जिसने इस प्रकार का काम जाति व्यवस्था के विरोध में करके दिखाया हो। साथियों, साहू महाराज ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ राजा के पुत्र होने के नाते थोड़ा बहुत पढ़कर ही राजा बन गए हों और पुत्र होने के नाते उन्हें राजगद्दी मिल गई हो। वो काफी शिक्षित व्यक्ति थे। ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि साहू महाराज अति शिक्षित व्यक्ति भी थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें LLD की मानद उपाधि दी थी, लेकिन उनका पढ़ना लिखना, उनका जो ज्ञान है वो आजकल के हमारे जो ज्ञानी जन हैं उनकी तरीके का नहीं था कि जो ऐसे हमारे आज के जो क्रांतिकारी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो अपना ज्ञान किताबों पर तो लिखकर खूब बांटते हैं, फेसबुक पर बांटते हैं, सोशल मीडिया में बांटते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि समाज में उतर कर इस काम को कर दिखाइए, विचारों को पर चल कर दिखाइए, तो वह कन्नी काट जाते हैं, सन्नाटा मार जाते हैं। लेकिन साहू महाराज ने शिक्षित होते हुए अपनी शिक्षा का सदुपयोग किया। ये कहा जा सकता है कि वो शिक्षा ने यदि उनके अंदर जागरूकता पैदा करी तो उस जागरूकता को समाज में क्रियान्वित करके भी दिखाया सामाजिक न्याय के मुद्दों पर। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो साहू महाराज ने सामाजिक न्याय के मुद्दे से संबंधित अपनी कोल्हापुर रियासत के जो वंचित पीड़ित जनता थी, जिसे कि अस्पृश्य या शूद्र समाज कहा जाता था, उनके हितों के लिए किए। उन्होंने स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का
की व्यवस्था करी, स्कूलों का प्रसार किया, बड़ी संख्या में स्कूल बनवाए, निःशुल्क छात्रावास बनाए, छूत के खिलाफ अभियान छेड़ा, ब्राह्मण पुजारी व्यवस्था को भी उन्होंने तोड़ा। जैसा कि अभी दक्षिण में जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये किया है कि एक 100 दिन का कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया है और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मंदिर का पुजारी बन सकता है। इस तरह का कार्य साहू महाराज ने अपनी कोल्हापुर रियासत में भी किया था। इसी प्रकार साहू महाराज ने अंतरजातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया, देवदासी प्रथा पर रोक लगाई, लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था उन्होंने की, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया, देवस्थानों की संपत्ति पर उन्होंने राज्य का अधिकार अपने एक आदेश के द्वारा स्थापित किया। और इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया भी कि बलूतेदारी प्रथा और वतनदारी प्रथा समाप्त करके उन्होंने परंपरा के नाम पे जिस प्रकार से शूद्रों अतिशूद्रों का शोषण होता था, उस शोषण से शूद्र अतिशूद्र को अपनी कोल्हापुर रियासत में मुक्ति दिलाई। साथियों, 6 मई 1922 को महज 48 वर्ष की उम्र में साहू महाराज दुनिया को छोड़कर चले गए, अर्थात उनका निधन हो गया। लेकिन निधन से पहले सिर्फ 28 वर्ष के शासन में साहू महाराज ने अपनी रियासत में शूद्रों अतिशूद्रों के लिए क्या क्या नहीं करके दिखाया, वह केवल हमारे आज की पीढ़ी के लिए कल्पना की बात है। अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन साहू महाराज ने करके दिखाया और इसलिए हम आज साहू महाराज को याद कर रहे हैं। अंत में मैं उनको सत सत नमन करते हुए अपने व्याख्यान को, अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।